हेलो साथियों, आप सभी का स्पीक साइंस सेंटर में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और जुड़ चुके हैं कुछ क्वेश्चन क्या है वो हम तो जानेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और मैं एक बार और बता दूं कि रेगुलर वीडियो आपके पास है, और किसी प्रकार के डाउट है, प्रॉब्लम हो या किसी का अपना मानना हो कि मुझे, आप बिल्कुल आपको डाल तैयार हो जाते हैं करने के लिए। रेडी हो जाइए। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। ओ, अ प्रोग्रेसिव वेव ट्रांसपोर्ट, गतिशील तरंग क्या आंतरिक करती है। तो प्रोग्रेसिव वेव ट्रांसपोर्ट जो है ना, क्या क्या करती है भाई। एनर्जी, एनर्जी पहला, एंड मोमेंटम। तो ये देख सकते हैं कि मोमेंटम और एनर्जी दोनों ही ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन पे अब हम आते हैं कि क्या ऑप्शन था, कह रहा मैटर ओनली। तो मैटर तो बिल्कुल नहीं होता भैया, मैटर नहीं होता भाई, दिख रहा है क्या। एनर्जी ओनली, ठीक है, एनर्जी होता, बोथ मैटर नहीं, और नाइदर नहीं। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा यहाँ पे क्या, एनर्जी और मोमेंटम ये दोनों ही प्रोग्रेसिव वेव होते हैं ट्रांसपोर्ट, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो राइट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। विच क्वांटिटी डिटरमाइन द लाउडनेस ऑफ साउंड। ध्वनि की तीव्रता, लाउडनेस किस पर निर्भर करती है भाई। फ्रीक्वेंसी पे करती है क्या, किस पे करती है, जल्दी से बताएंगे। आई होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं, फ्रीक्वेंसी जो होता है ना, फ्रीक्वेंसी इक्वल क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। ये फ्रीक्वेंसी एक बार आप देख लेंगे, समझ लेंगे, जान लेंगे कि फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो फ्रीक्वेंसी क्या करता है, फ्रीक्वेंसी इज determine ऑफ साउंड। ये आपने देखा फ्रीक्वेंसी की बात। वेलोसिटी क्या बताता है, वेलोसिटी विच साउंड ट्रेवल्स इन मीडियम। कौन सा साउंड जो है कि ट्रेवल करता है क्या, मीडियम में, कह सकते हैं ना, ट्रेवल्स इन मीडियम, मीडियम, ठीक है ना। और वेवलेंथ क्या होता है, आपने हर और गर्त का नाम सुना, तो बोलते क्रेस्ट, थोट, गर्थ, इनके बीच का जो है डिस्टेंस बताता है, बिटवीन डिस्टेंस। क्या आपने देखा, सबके लिए लिख दिया गया है। और एम्पलीट्यूड यहाँ पे लिखा है कि आई जो डायरेक्टली ए स्क्वायर पे होता है। आप बिल्कुल कर लेंगे, गलतियां नहीं होगी आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पिच ऑफ साउंड डिपेंड ऑन, देखिए अभी पिच ऑफ साउंड की बातें थोड़ी देर पहले ही किया था मैं। डिपेंड ऑन, ध्वनि की तीव्रता, पिच किस पर निर्भर करता है, थोड़ा देर पहले ही किए थे, तो गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड तो नहीं होता है, वो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आई डायरेक्टली ये होता है, ये नहीं है भाई। फ्रीक्वेंसी, यस, ये कहता है पिच ऑफ साउंड, ठीक है ना। हाउ लाउड एंड
भैया ये बताता है क्या हमारा साउंड कितना ज्यादा है या कितना कम है, फ्रीक्वेंसी कैंसिल हो जाएगी, वेलोसिटी नहीं होगी या इंटेंसिटी। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। चलिए क्लियर हो गया होगा, तो नेक्स्ट हम चलते हैं। इन वेव मैक्सिमम एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ, तरंग में अधिकतम ऊर्जा कहाँ होती है। तो देखिए वेव में कहाँ पे अधिकतम ऊर्जा होती है ये देखेंगे हम, क्लियर। तो पहली बात आते हैं हम नोट्स पे। नोट्स क्या होता है भाई, नोट्स के बारे में जानेंगे। इसका नोट्स तो डिस्प्लेसमेंट एंड मिनिमम या जीरो कह सकते हैं। मिनिमम क्या होता है, एनर्जी। देखिए नोट्स जो होता है, नोट्स में कहता है कि जीरो डिस्प्लेसमेंट एंड क्या होगा, न्यूनतम एनर्जी हो जाता है ना। और एंटीडोज होता है, एंटीडोज में क्या होगा, मैक्सिमम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड मैक्सिमम एनर्जी। तो ये हमारा एंटीडोज, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा था कि इन वेव मैक्सिमम एनर्जी एसोसिएटेड विद, कह रहा तरंग में अधिकतम ऊर्जा कहाँ होती है। तो तरंग में अधिकतम ऊर्जा जो है तो होती है भैया एंटीडोट्स में। डोट्स, सॉरी नोट्स और एंटी नोट्स क्या है, तो नोट्स वो होते हैं जहां पे विस्थापन क्या हो, जीरो हो। समझ रहे, विस्थापन जीरो, जैसे कि वेव आपके देखिए ऐसे चलते, ये इस तरीके से वेव ऐसे चलते हैं, इनको कहते हैं हम लोग मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो ये मीन पोजीशन पे जो होता है, जहां पे यहां लिखा मीन पोजीशन, ठीक है ना। देखिए तो नोट्स जो होते हैं जीरो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट नहीं होते और मिनिमम एनर्जी होती है यहाँ पे, और यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और मैक्सिमम एनर्जी जो होता है उसका नाम होता है एंटी नोड्स। क्लियर होगा, नेक्स्ट करेंगे। और एक चीज याद रखिएगा, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम लोग एम्पली क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, ये भी याद रखेंगे, एम्पलीट्यूड बोलते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को। क्लियर होगा, देख लीजिए क्लियर है तो नेक्स्ट चलिए। विच वेव शो बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स नेचर, कौन सी तरंग जो है ये अंडर और अनप्लस दोनों गुण दिखाती है। पहले आप जवाब दे देंगे, उसके बाद से हम लोग देखेंगे। हो गया, चलिए अगर हो गया होगा तो आगे चलेंगे। तो साउंड इन एयर, ये तो साउंड एयर जो होता है ना, वो होता है लॉन्गिट्यूडिनल, ये पैरेलल होता है। ये कैसा होता है, पैरेलल, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है ना। नेक्स्ट, जवाब आप सब देते रहिए। वाटर सरफेस वेव इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाइट वेव और रेडियो वेव, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों होते हैं ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स वेव है, जो कि इसको कह सकते हैं हम लोग, ये कौन से वेव होते हैं, EMW,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, कौन से दो होते हैं, लाइट और रेडियो वेव जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, ठीक है ना। इसका राइट आंसर है वाटर सरफेस वेव, वाटर सरफेस वेव, ठीक है ना। देखे होंगे ना लहरें वगैरह, लहरें वगैरह देखे होंगे। तो नेक्स्ट देखिए, व्हेन अ वेव रिफ्लेक्ट फ्रॉम अ रिजिड बाउंड्री, रिजिड मतलब होता है कठोर, फेज चेंज मतलब फाई की बात कह रहा है, चलिए फाई की बात कह रहा है कि कठोर सीमा से परावर्तन पर फेज परिवर्तन क्या होगा, ठीक है ना, रिफ्लेक्ट होके, रिफ्लेक्ट मतलब परावर्तन, ठीक है ना, परिवर्तन यानी कि तो ये आप देखें रिफ्लेक्ट होना, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन जो हो। चलिए रिजिड बाउंड्री है तो फेज कितना होगा जल्दी बताएंगे, याद रखिएगा। रिजिड बाउंड्री पे क्या होता है, पाई होता है, रिजिड बाउंड्री पे पाई और फ्री बाउंड्री पर जीरो। तो रिजिड पूछा था तो पाई जवाब दीजिए, एक बार देख लीजिएगा, फ्री बाउंड्री पे और रिजिड बाउंड्री पे यहाँ लिखा गया है, कोई दिक्कत की बात आएगी तो बता दीजिएगा, तो नहीं दिक्कत है तुरंत आगे देखिए। चलिए नेक्स्ट है कि व्हेन वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ फ्री इंड फेज चेंज, फ्री इंड की बात किया है तो आप गलत नहीं कर सकते हैं, तो भाई गलत कर सकते हैं क्या, नहीं, अगर फ्री इंड है, फ्री इंड फेज चेंज कैसा, फेज चेंज जीरो, और उसके बाद से अगर आपका दूसरा मैंने क्या बताया था, हाँ रिजिड, रिजिड इंड फेज चेंज पाई देंगे, आंसर दे दीजिए तुरंत, से पूछा था फ्री इंड का। चलिए क्लियर है क्या, क्लियर है भाई तो नेक्स्ट किया जाए। चलिए अगर क्लियर हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, कि विच प्रॉपर्टी ऑफ वेव रिमेन कांस्टेंट इन ऑल मीडिया, ऑल मीडिया में कह रहा है कि तरंग का कौन सा गुण सभी माध्यमों में स्थिर रहता है, क्या स्पीड सभी मीडियम में स्थिर रहेगा, या फिर फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, या फिर हमारा ये एम्पलीट्यूड, तो सबको बताएंगे एम्पलीट्यूड लेकिन सभी माध्यमों में। तो फॉर्मूला हमारा होता है v बराबर एफ लेमडा, ये आपने फॉर्मूला देखा होगा, v बराबर एफ लेमडा, इसका देखा होगा, यही होगा ना। तो एक ही चीज, स्पीड क्या है, स्पीड तो अलग अलग हो जाती है ना हर मीडियम में, ये तो डिफरेंट होती है, ये डिफरेंट होता है हर मीडियम में। और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो होगा ना सेम होगा, और स्पीड देखिए अगर स्पीड अलग अलग होती है भाई तो जाहिर सी बात है कि स्पीड अलग होगा तो वेवलेंथ भी क्या होगा, डिफरेंट ही, क्लियर। और एम्पलीट्यूड भी क्या होता है, डिफरेंट, क्योंकि आप देखिए ये क्या कहते हैं, मैं बताऊं, जैसे कि ये वेव, तो यहाँ पे जो है ना, ये जो है मैक्सिमम इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड यही होता है। तो भैया इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी जो राइट होगा, स्पीड अलग होगा डिफरेंट, और जब स्पीड अलग है तो भैया वेवलेंथ भी अलग है, क्योंकि वेवलेंथ जो है देख रहे हैं, जब स्पीड होता है स्पीड तो कहेंगे कि यानी वेलोसिटी बराबर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। और यहाँ पे जब टाइम ये, तो यहाँ वेवलेंथ भी जो होता है उसको भी डिस्टेंस ही बोलते हैं ना, डिस्टेंस ही, तो दोनों एक साइड से हो गया। एम्पलीट्यूड भी देख लेंगे, एम्पलीट्यूड यानी कि मैक्सिमम, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट देखिए, एनर्जी ऑफ वेव ऑफ प्रोपोर्शनल टू, तरंग की ऊर्जा किसके समानुपाती होती है, तो E इक्वल
हाफ KA², ये होता है फॉर्मूला। जब ये फॉर्मूला होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात किया है, सॉरी ये प्रोपोर्शनल की बात किया है, डायरेक्टली है कि इनवर्सली, ये देखिए यहाँ पे एनर्जी बढ़ेगा तो एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, बढ़ेगा, बहुत ही ज्यादा। तो बोलते हैं हम लोग क्या, एंटी नोड्स, एंटी नोड्स बोलते हैं, ठीक है ना। इस तरह क्वेश्चन आएगा तो समय नहीं हम लोग उसमें व्यर्थ करेंगे भाई, तुरंत से निकल लेंगे करके। क्यों, एंटीडोट्स बोलते हैं, ये लिख दिया ना। इसकी एनर्जी बढ़ रही है, उसका एम्पलीट्यूड भी बढ़ रहा है। और जो नोट्स क्या होता है, नोट्स, नोट्स कहेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है और मिनिमम एम्पलीट्यूड जाता है, वो कहलाता है। तो चलिए, अभी तक मुझे लग रहा समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट करते हैं। Which wave cannot be polarized? अब कौन सा भैया, कह रहा लाइट, लाइट तो होता है भैया, लाइट और रियम, लाइट और रियम तो दोनों होता है। आप लोग जवाब दे दीजिए तनी जल्दी से तो। सॉरी दोस्तों, कॉल आने की वजह से मैंने बात नहीं किया इसमें। चलिए, विच वेव कैन नॉट बी पोलराइज, कौन सी तरंग ध्रुवित नहीं हो सकती। लाइट एंड ईएम वेव जो होता है वो क्या होता है, कहेंगे ट्रांसवर्स वेव है। क्या होगा, ट्रांसवर्स वेव होती है। तो जब ट्रांसवर्स वेव होगा तो सो दे कैन बी पोलराइज, ये पोलराइज हो सकता है। साउंड वेव जो होता है ना, वो होता है, ये एक एक चीज और इसमें मैं लिखूंगा कि ट्रांसवर्स जो होगा ना, कहीं आपसे पूछा तो उसका नाम लेना कि ये परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना, लंबवत। और साउंड जो होता है ना, साउंड इसका राइट आंसर है, ये क्या होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल होता है। लॉन्गिट्यूडनल होता है ये, लॉन्गिट्यूडनल यानी कि पैरेलल। तो ये जो होता है ना, क्या होगा, ये पोलराइज नहीं हो पाता है, ठीक है ना, पोलराइज नहीं हो पाता। तो राइट आंसर इसका साउंड, देख लेंगे, समझ लेंगे, फिर कोई दिक्कत होगा तो आप पूछ भी लेंगे हमसे एक बार। पीछे देख सकते हैं आप, क्या हूं कि लाइट एंड ईएम वेव जो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएमडब्ल्यू लिख देता हूं, ये कहता है कि परपेंडिकुलर होता है, ये ट्रांसवर्स वेव है। ये कौन सा है भाई, ट्रांसवर्स वेव है, तो बोलते हैं हिंदी में अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ ऐसे ही बोलते हैं हिंदी में, अनुप्रस्थ वेव होता है। तो दे कैन पोलराइज, पोलराइज हो सकते हैं,
लेकिन साउंड जो होता है ना वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, वो पैरेलल होता है, वो क्या होता है कि पोलराइज नहीं होंगे। चलिए इसमें नहीं पूछा था, कैन नॉट बी पोलराइज, तो राइट आंसर आपको मिल चुका है। देखिए स्टेशनरी वेव आर फॉर्म ड्यू टू, स्थिर तरंगे बनती हैं। स्टेशनरी की बात किया है तो स्थिर तरंगे कैसे बनती है वो बताएंगे। ऑप्शन है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्या है भाई, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन। तो अब आते हैं रिफ्लेक्शन। तो ये जो दो तरंगे जो है ना वो बनती है, रिफ्लेक्शन नहीं होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट यानी कोई लाइट जो है कि आई और की एक सरफेस प्लेन सरफेस पे पड़ने के बाद से वो वापस आ गई, वो कहलाता है रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन जो होता है ना कि एक जो है कि कोई लाइट आ रही है, रेज आ रही, किरणें आई है और एक सरफेस पे टकरा के जो है कि वो दूसरे सरफेस में जाने के बाद थोड़ा सा बैंड हो जाता है, ठीक है ना, तरीके से। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो इसको कहते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये तो रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्शन है। इसका जो होता है ना इंटरफेरेंस ऑफ टू, इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स, जो कि राइट आंसर होगा। जो कि ये तरंगे क्या होता है, स्थिर तरंगे बनती है। स्थिर तरंगे कौन सी बनती है भाई, तो स्थिर तरंगे कौन सी बनती है तो कहेंगे इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट, डिफ्रैक्शन क्या होता है, जब दो तरंगे क्या करता है, किसी का अवरोध करता है, अवरोध, अवरोध करे ना, तो ये डिफ्रैक्शन होता है। चलिए इसका राइट आंसर तो पता चल चुका है। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोट्स इज, दो लगातार नोट्स के बीच सक्सेसिव, दो लगातार नोट्स के बीच दूरी बताना है, ठीक है ना। तो दूरी बताइए, दो लगातार नोट्स के बीच की दूरी हमको बताना है, तो जल्दी से बताएंगे। कितना होगा, मैं एक लाइन लिख रहा हूं, कि ध्यान से पढ़ लीजिएगा, गलती नहीं हो। ये मैंने एक पॉइंट लिख दिया कि दो लगातार नोट्स या दो लगातार एंटी नोट्स के बीच की दूरी वेवलेंथ की क्या होती है, आधी होती है। वेवलेंथ की क्या होती है, आधी होती है, लिख के रखा है, ठीक है ना। तो आधी यानी कि ये दो की बात किया। और एक लाइन और, चलिए ये भी एक लाइन देख लीजिए कि एक नोट्स या और अगले नोट्स के बीच की दूरी क्या होती है, लैम्डा अपॉन 4 होता है, यानी उसका भी आधा होता है।
आधा का आधा। तो ये देख लीजिए, इनसे समझ में आ गया होगा तो ठीक है, और नहीं तो फिर बताएंगे भाई। चलिए क्लियर है। इन स्टेशनरी वेव एनर्जी ट्रांसफर, देखिए स्टेशनरी वेव है यार, यानी कि स्टेशनरी मतलब स्थिर है, और जब स्थिर होगा तो वहां पे नोड्स, अभी नोड्स की बात करें, नोड्स, नोड्स कहेंगे जीरो डिस्प्लेसमेंट। जीरो डिस्प्लेसमेंट ये नोड्स यहां बात कर लेंगे फिलहाल। स्थिर तरंगों में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। जब जीरो डिस्प्लेसमेंट होगा तो मिनिमम, मिनिमम क्या होगा, मिनिमम 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 एनर्जी, यानी कि जीरो, यानी कि जीरो। फिलहाल आपका आंसर क्या आ रहा है भैया, तो जीरो ही होगा। हो गया ना, जीरो नोट्स। देखिए नोट्स जो होता है, नोट्स में जीरो डिस्प्लेसमेंट होता है और मिनिमम एनर्जी हो जाती है। यही पे एंटी नोट्स की बात कर ले कि एंटी नोट्स क्या है। एंटी नोट्स में कहेंगे कि आप वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है, यानी एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम मतलब कि एम्पलीट्यूड यहाँ पे, ठीक है ना। और एनर्जी भी क्या हो जाती है, एनर्जी भी मैक्सिमम हो जाती है। वो एंटी नोड्स में, वो स्थिर नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा, स्टेशनरी नहीं होगा, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच क्वांटिटी चेंज व्हेन वेव इंटर अ न्यू मीडियम। देखिए तरंग नए माध्यम में जाने पर क्या बदलता है। तो जब तरंगे जो है, तरंगे ऐसे बहती है, तरंगे कई तरीके से बहती है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई वेव फ्रंट हो, वेव फ्रंट हो, प्लेन होता है, स्फेरिकल होता है, कई सारा है, अभी फिलहाल देखेंगे। कह रहा है कि तरंग नए माध्यम में जाने पर क्या बदलता है। तो नए माध्यम में जाने के बाद से दो चीजें बदलता है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है, टाइम पीरियड भी नहीं बदलता है, फ्रीक्वेंसी एफ होता है और ये टाइम पीरियड क्या आएंगे, तो ऐसे कर लेता हूं, एक फॉर्मूला भी बना, अच्छा जेड, स्पीड बदल देता है, फेज भी नहीं, ठीक है ना, स्पीड बदलता है। और जब स्पीड बदलेगा तो इसके बगल में लिख देता हूं वेवलेंथ। अगर स्पीड की जगह पे वेवलेंथ ऑप्शन दे दिया आपसे, तो इसका भी आप लोग रखे रहिए ध्यान की स्पीड की जगह पे हम लोग वेवलेंथ लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी भाई। तो नेक्स्ट देखिए क्या है कि एट नोड्स डिस्प्लेसमेंट इज, नोड्स पर विस्थापन जीरो होता है। कहते ना कुछ क्वेश्चन ऐसे आएगा कि तुरंत करके निकल लेंगे। एट एंटी नोड्स डिस्प्लेसमेंट, एंटी नोड पर विस्थापन कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। तुरंत लिखिए मैक्सिमम विस्थापन, मैक्सिमम एनर्जी। Which wave phenomenon explain bending of around of scales? तरंगों का अवरोधक, अवरोध के आसपास मुड़ना किस घटना से समझाया गया है। क्या रिफ्लेक्शन है भाई, क्या रिफ्लेक्शन है, तो कहेंगे नहीं रिफ्लेक्शन तो नहीं होता है। रिफ्लेक्शन अभी तो बोले हैं कि बैंडिंग वेव ऑफ, बैंडिंग वेव, हाँ भैया, या वेव, ये तो मैं रिफ्लेक्शन पढ़ा रहा हूँ, वो वाली जो आप ऑप्टिक्स पढ़े हैं, लेकिन इसमें भी बैंडिंग वेव होता है। बैंडिंग वेव, बैक ऑफ द बैक, वापस बैक हो जाना। अब वन मीडियम में से अदर मीडियम में जाने पे, ये लाइट वाला बता रहा हूँ जो आप एकदम क्लियरली समझ में आ जाएंगे, ये वेव्स की बात कर रहा है, ठीक है ना। और रिफ्लेक्शन ये भी जो है कि देखो, ठीक है, ये भी नहीं होगा, पहला तो नहीं होगा रिफ्लेक्शन। तरंगों का अवरोध के आसपास मुड़ना, अवरोध के आसपास मुड़ना क्या कहलाता है, नेक्स्ट, डिफ्रैक्शन होता है। इंटरफेरेंस के बारे में तो थोड़ा देर पहले ही बताए थे कि ये क्या होता है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वेव्स, ठीक है ना। और भी कितनी कहानी लिखेंगे आप समझ जाइए भाई बस।
है ना, ये याद रखिएगा कि हमने रिफ्लेक्ट लाइट के थ्रू आपको बताया है, ठीक है ना, कि जिससे आप आसानी से समझ जाइएगा। चलिए तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल एट एप्लीकेबल फॉर, सुपर पोजिशन इसको बोलते हैं अध्यारोपण, जिनको हिंदी में पता होगा अध्यारोपण का सिद्धांत, है ना, अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि आउटपुट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनपुट, कि जितना आउटपुट बढ़ेगा उतना ही इनपुट बढ़ेगा, और जितना आउटपुट घटेगा इनपुट भी घटेगा। ये तो हमने बोला अध्यारोपण के सिद्धांत की बात किए। अब लीनियर, ये देखिए लीनियर होता है, लीनियर बिल्कुल सही है, लीनियर होता है, नॉन लीनियर नहीं होता भैया, नॉन लीनियर नहीं होता है, तो ये हटाइए। नेक्स्ट, अच्छा नॉन लीनियर में कौन आता है ये भी तो मैं लिख दूं, नॉन लीनियर में साउंड एंड लाइट, वेव फ्रंट इन अ सरफेस, वेव फ्रंट क्या होता है कि सेम एम्पलीट्यूड सेम फेज होता है, सेम वेलोसिटी होती है और सेम एनर्जी होती है, तो ये आप बात तुरंत बता देंगे, ठीक है ना, सेम एम्पलीट्यूड। इसका जवाब आप लोग पहले दे दो बच्चों, उसके बाद हम आगे देखेंगे, ठीक है ना, इसका जवाब आप लोग पहले दे दीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं, कोई दिक्कत परेशानी होगा तो बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, चलिए पहले इसका जवाब आप सब दे दीजिए तुरंत। स्पेरिकल लाइन है, लिखेंगे स्पेरिकल वेव फ्रंट इज है ना, और दूसरा एक और लिख लीजिएगा। अब प्रोड्यूस बाय योर, चलिए ये पॉइंट लिख लीजिए। अब दोनों के लिए आंसर हम लोग दे देंगे, सेम फेज, और लिख दिया स्पेरिकल वेव फ्रंट, देखिए स्पेरिकल वेव फ्रंट इज प्रोड्यूस पॉइंट सोर्स, और अ प्लेन वेव फ्रंट इज प्रोड्यूस बाय एन इनफाइनाइट सोर्स, ठीक है। नेक्स्ट, विच फेनोमिनॉन प्रूव वेव नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश के तरंग स्वभाव को कौन सिद्ध करता है भैया, तो जल्दी से बता दो कौन सा करता है, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। कौन करता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को तो लाइट वाले हैं, तो ये तो कहता है कि थ्योरी ऑफ लाइट,
पार्टिकल ऑफ लाइट, और इंटरफेरेंस का राइट हो जाएगा, सही है। और आपको पता है कि ये क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ लाइट, फोटोन लिख लीजिएगा। बहुत यहाँ पे देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करता है। इलेक्ट्रॉनों का क्या कर सकता है, इमिट, उत्सर्जन करता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसका क्या है, इंटरफेरेंस हो जाएगा। चलिए, अगर क्लियर हो गए होंगे तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। द स्पीड ऑफ वेव इज मिनिमम इज सॉरी मैक्सिमम इज इन विच मीडियम। कह रहा है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो मैं लगाता हूं एक डायरेक्शन, आंसर हो जाएगा तुरंत। तो कौन से मीडियम में मैक्सिमम है भैया, तो मैक्सिमम कहेंगे सॉलिड में है। बिना देर किए आगे चलिए। नेक्स्ट है, which property remain unchanged when a wave passes from one medium to another। देखिए, जब तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन सा गुण नहीं बदलता है, तो कौन सा भैया नहीं बदलता, अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था कि फ्रीक्वेंसी जो है नहीं बदलती है, राइट। स्पीड बदलेगा, स्पीड बदला तो भैया वेवलेंथ भी बदलना है और ये भी बदलना है, क्योंकि दोनों में डिस्प्लेसमेंट पूरी, ये भी मीटर में होता है और एम्पलीट्यूड जो होता है ये भी मीटर में होगा। तो चलो भैया, बदलेगा बदलेगा बदलेगा, ये फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी। फॉर्मूला होता है V इक्वल एफ लैम्डा। ये रिलेशन भी है, रिलेशन है, किसका किसका है रिलेशन, देखिए V वेलोसिटी, एफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन भी है। कभी पूछ लिया तो आप जवाब दे दीजिएगा बिना घबराए, ठीक है ना, बिना घबराए दे दीजिएगा। नेक्स्ट, the phase difference between two particles separated by one wavelength की बात कह रहा है। तो अब इस पे आ जाते हैं, चलिए लगाते हैं कि डेल फाई इक्वल क्या होता है फॉर्मूला, पाई बाई लैम्डा इनटू फेज डिफरेंस क्या होता है, डेल एक्स। अब यहाँ पे कह रहा है कि वन वेवलेंथ, डेल एक्स बराबर कितना है, वन वेवलेंथ है। लगा दीजिए, तुरंत देखता हूँ, 2 पाई बाई लैम्डा इन, और यहाँ पे लैम्डा काट दीजिएगा, 2 पाई आंसर हो गया होगा। चलिए, अगर क्लियर हो गया होगा तो हम आगे बढ़े, और कोई दिक्कत होगा तो पूछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल अलोंग एक्सिस पार्टिकल मोशन इज अलाउड। देखिए, अनुप्रस्थ तरंग के अलोंग चलती है, कणों का दोलन किस दिशा में होगा। तो पहली चीजें हम लोग ऐसे एक एक्सिस लगाते हैं, एक्स, वाई और जेड, ठीक है ना। ये है हमारा 90 डिग्री का होता है, क्या होता है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर, लंबवत। तो अगर एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो या तो वाई में भी जा सकता है और जेड में भी जा सकता है ऑप्शन, यस ऑप्शन तो है ये भाई, वाई में भी जा सकता है, जेड में भी जा सकता है, तो दिखाया गया, ठीक है ना। तो राइट अगर क्लियर हो गया होगा तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आंसर की तरफ, देखते हैं क्या है। द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, अभी तो बोले थे V इक्वल एफ लैम्डा, ये भैया है हमारा रिलेशन। इसका कहाँ है, कहीं है, V बराबर एफ लैम्डा, पहला ही तो है, V बराबर एफ लैम्डा। गलत क्या है, सही है, बिल्कुल अगर सही है तो हम आगे चलते हैं। फोर्स होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल फ्रीक्वेंसी एफ फ्रीक्वेंसी इंटू किसका भैया, लैम्डा वेवलेंथ, है ना। यूनिट क्या हो जाएगी, तो ये भी याद रखिएगा, आप लोग बना लीजिएगा। अगर इससे देखेंगे तो एच जेड यहाँ लगा दीजिएगा, वेवलेंथ का होता है मीटर, इससे हम फॉर्मूले से लिखे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, देखिएगा। इफ फ्रीक्वेंसी डबल वेवलेंथ विल बी, फ्रीक्वेंसी को डबल कर लीजिए, फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी को डबल कर लीजिए तो वो आपसे पूछेगा तरंग देगा, यानी कि एफ इक्वल
डी बाई लेमडा। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी और हम किसकी बात कर रहे हैं, वेवलेंथ की, अगर एफ बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगा। चलिए अब कह रहे थे फ्रीक्वेंसी को डबल कर दीजिए, अगर ये 2 है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। कैसे, देख सकते हैं यहां से क्या हो जाएगा, आधा, 1/2 पूरे सॉल्व हो चुके हैं। अगर फिर भी आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, बिल्कुल बता दीजिए। अगर क्लियर होगा तो नेक्स्ट अगर चलते हैं आगे। एनर्जी ऑफ वेव डिपेंड, एनर्जी ऑफ वेव डिपेंड ऑन, तरंग की ऊर्जा निर्भर करती है फ्रीक्वेंसी पे, एम्पलीट्यूड पे। ये तो हमको पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, ए स्क्वायर के, यही होता है। एक आपने पढ़ा होगा ई बराबर एच एफ, इस तरीके से पढ़ा होगा, ठीक है। तो किस पे निर्भर करता है भैया, एम्पलीट्यूड पे, फ्रीक्वेंसी पे नहीं करता है, बिल्कुल देख लीजिए फ्रीक्वेंसी पे नहीं करता है। और कौन है भाई, स्पीड, और ये सब नहीं होगा, ये इस पे नहीं होगा, ये सब क्या होते हैं, निर्भर नहीं करते हैं, ये सब चेंज हो जाता। नेक्स्ट, विच वेव कैन ट्रेवल वैक्यूम, कौन सी तरंग निर्वात में चल सकती है। तो आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, तो इसमें तो सिर्फ लाइट वेव होता है, प्रकाश तरंगे जो होती हैं, लाइट वेव और ईएम वेव होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तरंगे होती है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। लाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे लिखेंगे SWM, SWM क्या, यानी कि S मतलब होता है साउंड वेव, साउंड वेव, और W वाटर वेव, और नेक्स्ट मैकेनिकल वेव। ये सब क्या होते हैं, इनको यात्रा करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होनी चाहिए। तो मीडियम यानी कि माध्यम की आवश्यकता होनी चाहिए भाई। क्लियर है क्या, क्लियर है भाई, क्लियर है। चलिए क्लियर है तो हम आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव पार्टिकल्स वाइब्रेट, लॉन्गिट्यूडनल है अगर, लॉन्गिट्यूडनल तो वो हम ये लॉन्गिट्यूडनल यानी पैरेलल हो जाएगा। अच्छा ऑप्शन में है, सही ऑप्शन देख लेंगे, परपेंडिकुलर, पैरेलल, सर्कुलर और रैंडम, तो इसका जवाब देंगे, ठीक है ना। साउंड वेव इन एयर, ठीक है ना, ये क्या होता है, पैरेलल होता है, लॉन्गिट्यूडनल हो जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे करें, और ये क्या होता है, ट्रांसफर वेव। राइट आंसर पैरेलल, एक बार मिलाइएगा, बिना देरी किए हम आगे बढ़ेंगे। एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होती है, 1/T सेकेंड इनवर्स, और एक हर्ट्ज, क्या है हर्ट्ज। मीटर पर सेकंड क्या होता है, वेलोसिटी। जूल वर्क, वॉट पावर, क्लियर है। नेक्स्ट, फेज डिफरेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रॉट, यानी कि शिखर और गर्त, इनके बारे में हम बातें कर रहे, जीरो होता है, पाई होता है, 2 पाई होता है, और इतना होता है। तो ये हम जवाब कैसे देंगे भाई, तो जल्दी से करके बताइए।
जल्दी से देखता हूं करके कौन बताता है। आप लोग आंसर देते रहिए दोस्त, ठीक है ना। टेस्ट जिसको बोलते हैं शिखर बोलते हैं, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेव, ठीक है ना, ये याद रखेंगे। इसमें क्या होता है, मैक्सिमम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद से आता गर्थ। ये देखिए द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेव था ना, और इसमें क्या लिखेंगे कि द लोवेस्ट पॉइंट वेव। तो हाईएस्ट पॉइंट लोवेस्ट, इसमें क्या होता है मैक्सिमम और इनके बीच की दूरी कितनी होती है, तो लैम्डा अपॉन 2 हो जाएगा। लैम्डा अपॉन 2 यहाँ पे पहले लैम्डा अपॉन 2 ऐसे लिख लेते हैं। लैम्डा अपॉन 2 फार्मूला हमको पता था, पाथ डिफरेंस पाई बाई लैम्डा और इनटू पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस, इनके बीच के पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई इतना है, 2 पाई बाई लैम्डा और लैम्डा बाई 2। लैम्डा से लैम्डा काट देना, 2 से 2 काट लेना, पाई यानी कि 180 डिग्री। ऑप्शन में देखिए भैया 180 कहीं है, पाई पाई माई पाई 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 यहाँ है 180 डिग्री। चलिए अगर आपको दिक्कत आ रहा होगा तो एक बार आप हमको बता दीजिएगा, मैं बिल्कुल इसको सॉल्व कराऊंगा। इसने सॉल्व, अगर आपको क्रेस दे रहा है यानी कि शिखर दे रहा है, शिखर क्या होता है, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेव, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेव। मैक्सिमम क्या होता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट बनाता है, मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। और गर्त जो होता है कि द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ वेव क्या होता है, ये मैक्सिमम नेगेटिव, ठीक है ना। यहाँ पे जब इन दोनों को कर और गर्त के बीच का जब फेज पूछेंगे तो वेवलेंथ का आधा हो जाएगा, वेवलेंथ का आधा हो जाएगा तो लगा दो भैया फेज डिफरेंस पास, वहां पे लगा दिया हमने। तो पाथ डिफरेंस वहां से लगा दिए, पाथ डिफरेंस लगा दिए हैं, तो आधा हो गया, काट लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, 180 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ वेव स्पीड इज कांस्टेंट इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी रिजल्ट। अब देखिए यदि वेग स्थिर है, वेग क्या है, स्थिर है, E इक्वल एफ, E इक्वल एफ लैम्डा, वेग स्थिर हो गया भैया, वेग स्थिर हो गया, फिर कह रहा आवृत्ति बढ़ने पर क्या होगा, तो मैं एक चीज लिख के दे रहा हूं नॉर्मली सी, कि यहाँ पे एफ, अगर आवृत्ति बढ़ रही है यानी फ्रीक्वेंसी क्या है, बढ़ रहा है, बढ़ने पर वेवलेंथ क्या होगा, घटेगा, वेवलेंथ घटेगा। तो यहाँ पे देखिए वेवलेंथ बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा भाई, यहाँ पे तो मैंने बताया क्योंकि एफ जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा के होता है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, बढ़ा, ये घटा, ठीक है ना, अगर ये बढ़ता तो ये घटता, तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा भैया। अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ लेगा एक बार, ठीक है ना। चलिए, टाइम पीरियड ऑफ रेसिप्रोकल, टाइम पीरियड जो होता है रेसिप्रोकल किसका होता है, ऐसे 1/t, टी इक्वल 1/f क्या होता है भैया, टाइम पीरियड रेसिप्रोकल, फ्रीक्वेंसी कहीं है, फ्रीक्वेंसी, हाँ, यूनिट लिख दिया हो सबका। चलिए क्लियर है। वेव मोशन ट्रांसफर, तरंग गति में क्या स्थानांतरित होता है भैया, तरंग गति में स्थानांतरित क्या होता है, तो कहेंगे तरंग गति में
यहाँ पे तो एनर्जी होता है ना भैया, तरंग गति है स्थानांतरित ट्रांसफर करने के लिए। जब ये होगा तो मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, और भी है तरंग गति किस तरीके से, मीटर नहीं होगा, एनर्जी हो जाएगा। राइट आंसर। एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ का जो है, वेवलेंथ को मीटर से, वेवलेंथ यानी कि क्या है, लेंथ जो कि मीटर से डिनोट करते हैं, ये टाइम, और ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, और ये कौन है, फोर्स। क्लियर होगा। एक इसका और यूनिट होता है सेकंड इनवर्स। क्या दिक्कत है आपको? अगर दिक्कत है तो बिल्कुल बताइए, नहीं दिक्कत है तो हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट। साउंड वेव आर, ध्वनि तरंगे होती हैं। अब देखिए ध्वनि तरंगे कौन सी होती है भैया, क्या ट्रांसवर्स होती है, या लॉन्गिट्यूडनल होती है, या फिर स्टेशनरी होते हैं। तो देखिए साउंड वेव जो होता है ना वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, और जो लॉन्गिट्यूडनल होता है वो पैरेलल होता है, ठीक है ना। और जो ट्रांसवर्स होगा वो ईएम वेव होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगा, और ये होगा परपेंडिकुलर। ठीक, चलिए नेक्स्ट। विच वेव एज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तरंग की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, ये बताएंगे। क्या एक्स की होती है, क्या रेडियो की होती है, या माइक्रो की होती है, या साउंड की होती है? जवाब आप जल्दी से बोलिए। क्या क्या पूछ रखा है भाई, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो देखिए एक चीज याद रखिएगा बच्चों, मैं लिख रहा हूं, आप भी जवाब देते रहिएगा। जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए, उसके बाद से आएंगे दूसरे नंबर पे। रेडियो वेव, रेडियो वेव कौन है भैया, तो रेडियो वेव उल्टा, तो हमारा एक्सरे लाइट, देख लीजिए एक बार, देख लीजिए लिखा हूं, पूरा समझ में आ जाएगा कि एक्सरे की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है। अगर जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, हाईएस्ट होगी, उसका वेवलेंथ लो हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी जिसका, तो हमने एक्सरे की क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, हाईएस्ट है, फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, तो इसका वेवलेंथ क्या होगा, लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी ना, अब रेडियो का क्या होगा, फ्रीक्वेंसी लो हो जाएगा और इसका वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगा। मैंने इस पे लिख रखा है पूरा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा ए टू जेड, और कभी कोई दिक्कत होगा तो आप बता देंगे, ठीक है ना। तो चलिए अगर आ गया होगा तो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो हम देखेंगे कि वेव स्पीड डिपेंड ऑन, तो तरंग की चाल निर्भर करती है किस पे, वेव जो होता है ना, ये तो भैया जब तक कोई मीडियम नहीं होगा, किस मीडियम, कौन सा माध्यम है, जैसे कि अब ग्लास, एयर, वाटर, डायमंड, ये सब क्या है, हमारा एक मीडियम है। मीडियम में क्या होता है, तरंग की चाल यानी वेव का स्पीड क्या होता है, अलग अलग, निर्भर किस पे करता है, कि वेव स्पीड डिपेंड किस पे, सोर्स पे नहीं, फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड पे नहीं भैया, मीडियम पे। मीडियम कैसा है,
जब तक मीडियम का पता नहीं चलेगा भैया आप जवाब कैसे दोगे यार, मीडियम जरूरी है ना जानना। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रीस्ट, तो इसको दो लगातार शिखर के बीच कहेंगे एक शिखर से शिखर तक। एक गर्त रे गर्त तक। ठीक, अब क्या है भैया इसका आंसर, अब बताएंगे जल्दी से। फ्रीक्वेंसी बिल्कुल नहीं है, वेवलेंथ हो सकता है। दो लगातार शिखरों के बीच की दूरी वेवलेंथ। कहते हैं ना कि अगर यहां से लेके यानी ये टॉप है, शिखर है, ये गर्त है, तो अगर इनके बीच की दूरी कहेंगे तो कहेंगे लेमडा का आधा हो जाता है। अभी आपसे पूछे कि दूरी, कहेंगे कि वेवलेंथ का क्या होगा, आधा हो जाता है, ये भी दिमाग में रखेंगे। चलिए अगर क्लियर होगा तो नेक्स्ट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है आपसे, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या पता है आपको, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ पता है ना, और एफ इक्वल क्या होता है 1/t। कहीं आपको ऐसे भी दे दे तो आप लिखेगा ओमेगा बराबर 2 पाई/t। पता है ना, गलती नहीं होनी चाहिए। गलती नहीं होना चाहिए आपसे, ठीक है ना। चलिए अभी क्लियर है क्या, क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना समझने में। चलिए नहीं दिक्कत आ रही है तो हम नेक्स्ट चलेंगे। द फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट सेपरेट बाई पाई/2। देखिए अब 2 पॉइंट वही आपको हम मैंने बताया कि शिखर और गर्त, है ना, ये है। तो अब यहाँ पे इसका जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ का आधा होता है, वेवलेंथ का क्या होता है, आधा होता है। यानी कि डेल एक्स जो होगा ये इतना हो जाएगा। फॉर्मूला हम आपको बता रखे हैं तो गलती नहीं होनी चाहिए, और गलतियां हुआ तो समझिए इसको सुधारना पड़ेगा। थोड़ी देर पहले ही मैं बात किया था कि इस जरूरत पड़ सकता है भाई, देखिएगा आप लोग। चलिए पाई 180, 80 नहीं ना दिया है, 180 भी है ना। चलिए क्लियर है क्या, अभी क्लियर है तो आगे चलें। नेक्स्ट, वेव नंबर इज, वेव नंबर अभी हम तभी से बता रहे कि वेव नंबर क्या होता है, तो k इक्वल 2 पाई/लेमडा। अभी फॉर्मूला में हम लिख रहे हैं ना क्या होता है, 2 पाई/लेमडा है कहीं, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। इंटेंसिटी ऑफ वेव इज प्रोपोर्शनल, इंटेंसिटी जो है आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होता है, ए स्क्वायर के। ये क्या है, अगर आई बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा। क्यों दिक्कत है भैया, क्यों दिक्कत है क्या, कहाँ है, एम्पलीट्यूड है क्या, अच्छा हाँ देखिए एम्पलीट्यूड का यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, दो जगह एम्पलीट्यूड लिखा हुआ है। गलतियां नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे भाई, गलतियां होंगी घबरा जाएगा। चलिए अगर क्लियर आंसर आ चुका होगा तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े क्या। इन स्टेशनरी वेव नोड आर पॉइंट ऑफ, स्थिर तरंग में नोड होते हैं। देखिए स्थिर है ना, स्थिर है मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो नोड, तो मिनिमम एनर्जी, ठीक। एंटी नोड्स
तो अब जवाब दे दो भैया एंटीनोड और नो ये। अब भैया ऑप्शन कौन है? कह रहा स्थिर तरंग, स्थिर है मतलब नीचे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ये तो एंटीनोड होगा। जीरो डिस्प्लेसमेंट इसका राइट होगा, मिनिमम वेलोसिटी नहीं होगी और जीरो एनर्जी भी होगा। चलिए अगर हो गया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा, तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चले। ग्रुप वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, समूह वेग की परिभाषा क्या है भैया? ये तो थोड़ा सा एल डब्ल्यू होता फार्मूला। तो ऑप्शन है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ये तो नहीं होता है। वेलोसिटी ऑफ वेव एनर्जी ये होता है, ये नहीं होगा, ये भी। चलिए, तो राइट आंसर है इसका क्या? वीजी इक्वल डेल डेल डब्ल्यू अपॉन क्या होता है? डेल के हो जाता है, बिल्कुल राइट है ना? ये भी क्लियर हमारा। अब नेक्स्ट, तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए तो इतना ही था इस चैप्टर से। और हम कल जो है कि आपको एक और वीडियो के साथ, नए वीडियो के साथ आएंगे और जुड़ेंगे नए क्वेश्चनों को लेके। तो आज के लिए आप लोगों से मैं चाहता हूँ कि कल मिलूंगा। बाय बाय, टाटा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।